ये अभी दिख रहा होगा कि ऊपर में लिखा हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 इकोनॉमिक्स। तो इसमें कुल 10 क्वेश्चंस हैं और वो 10 क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल यूपीएससी ने पूछ रखे हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। इसमें मैं कोई ऐसी बातें नहीं बताऊंगा जो कि नॉलेज एप्लीकेशन पे बेस्ड हो। इसमें जो भी बातें रहेंगी वो मैक्सिमम इस टाइप से रहेंगी कि हमें अगर पूरी तरीक़ा से उस क्वेश्चन के बारे में नहीं भी पता है फिर भी हम उसे अटैम्प्ट ले सकते हैं। और हमेशा एक रिस्क तो रहता ही है, लेकिन अगर हम एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच लेके हम अगर क्वेश्चन को अप्रोच करें तो शायद वो रिस्क गलत होने का कम हो और सही होने का ज़्यादा हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में पूछा गया है। इन्वेस्टमेंट बहुत सारी होती हैं, तो उनमें से ये 4 और हालांकि एक चीज़ और देखा गया है कि अब एलिमिनेशन को थोड़ा सा यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया है। मतलब अब वो ऐसे ऑप्शन नहीं बना रहे हैं जिसमें हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुंच सके। हालांकि फिर भी अभी भी जो स्कोप है एलिमिनेशन का वो बहुत हद तक अभी भी है, तो ऐसा नहीं कह सकता है कि एलिमिनेट नहीं किया सकता है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में देखें अगर तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। अब इस टाइप के सवालों में हमें क्या करना है कि ये इकोनॉमिक्स सेक्शन से, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो श्योर है कि जो एग्जामिनर है वो इतना मेहनत करके वो ऑल द 4 ऑप्शंस करेक्ट जनरली नहीं देते हैं। हालांकि एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि अगर वो इन्वायरमेंट या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो तो वो कभी कभी देखा जाता है कि जो चारों ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन इकोनॉमी में चारों ऑप्शन सही होने की चांसेस बहुत कम होती हैं। तो इस अब रहा कि किसको अप्रोच कैसे करें। तो जो एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं उसको हम हटा दें। तो जो ओनली 1 है उसके भी सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जो ओनली 4 है इकोनॉमिक जैसे सवालों में अगर 4 ऑप्शंस हैं तो 1 और 4 उसके और सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम इसे नहीं लेंगे और ओनली 1 को नहीं लेंगे, उससे हटा के। तो हमारे पास बचा सिर्फ 2, ओनली 2 और ओनली 3। इसी में से एक ऑप्शन सही होगा। तो जो पहले प्रोबेबिलिटी था, चांस था 25% सही होने का, अब वो चांस हो गया 50% सही होने का। अब दूसरा चीज़ क्या देखना है कि हमें ऑप्शंस को देखने हैं, बॉन्ड्स, हेज फंड्स, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल। अब इसमें यहाँ पे हमने दे रखा है कि जब भी अगर यूपीएससी को ऑप्शंस देती हैं तो उसमें अगर कुछ कॉमन ऑप्शन है और कुछ अनकॉमन टर्म्स हैं तो जनरली वो अनकॉमन टर्म्स सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनकॉमन टर्म्स का इसमें बात करें तो कौन कौन सा है, एक हेज फंड्स है और एक वेंचर कैपिटल है, एक ये और एक हेज फंड्स। ये दोनों फिर से इसको बता रहे हैं। तो एक इसमें कौन कौन सा है, एक है वेंचर कैपिटल और एक है हेज फंड्स। ये दोनों थोड़ा सा अनकॉमन लग रहा है और अगर कम ऐसा सुनने में आता है। और बॉन्ड्स और स्टॉक्स थोड़ा कॉमन टर्म्स है, फाइनेंशियल टर्म्स है जो बराबर यूज में आते हैं। तो अब हमें लेना है, रिस्क लेना है। तो रिस्क में अब इसमें तो 50-50 चांस है कि आपका 50 सही होगा 50 गलत होगा। तो यहाँ पे आप अगर 2 ऑप्शन हटा ले रहे हैं और 2 में से हैं तो आप 100% उसे करिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सही होने की। तो इसमें अगर मुझसे कहा जाए तो मैं इसे ओनली 2 लेके चलूँगा, ठीक है। क्योंकि 4 स्टेटमेंट में से अक्सर देखा गया है कि वो दूसरा स्टेटमेंट 2 ऑप्शन सही होते हैं और 2 गलत होते हैं। और वो भी एक यहाँ पे टिप क्या है, तो ये दोनों जो कॉमन नहीं है दिख रहे हैं, एक हेज फंड्स और एक वेंचर कैपिटल, ये अनकॉमन टर्म। और यहाँ पे लिखा दिया भी है कि व्हेन ए क्वेश्चन लिस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स प्लस 1 या 2 अनकॉमन फाइनेंशियल टर्म्स, द अनकॉमन वंस आर यूजुअली AIF क्लासिफाइड। तो अनकॉमन अगर है, ठीक है, अगर अनकॉमन
फाइनेंशियल टर्म्स आपको दिख रहे हैं तो जनरली उसको वहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो एक नहीं जानते हुए भी हम 25% से हम कहाँ पे आ सकते हैं, 50% पे प्रोबेबिलिटी अपना प्लस कर सकते हैं, इंक्रीज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आते हैं आरबीआई सोर्सेस ऑफ इनकम, जो आरबीआई का स्रोत है इनकम का, उसमें देखते हैं। इस 5 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। देयर आर 5 ऑप्शंस। अब इसमें से देखते हैं, और ये जनरली ऐसा अगर 5 ऑप्शंस बोला है और इस टाइप से अगर है तो अब समझिए कि आपका एलिमिनेशन वर्क अच्छा करेगा। अब इसमें जो 5वां ऑप्शन है, हम कुछ नहीं 4 ऑप्शन को नहीं देखते हैं, जो 5वां ऑप्शन है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये तो हम 100% श्योर है। ये तो इतना कॉमन फाइनेंशियल टर्म है कि बैंकिंग में कि आप तो 100% इसको जानते ही हैं कि प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, आरबीआई उस पर लिखा है भी ना कि जो नोट है आप उसमें देखेंगे तो मैं धारक को इतना रुपया वो अदा करने का वचन देता हूँ, इस टाइप से लिखा रहता है, और आरबीआई का वो गवर्नर का सिग्नेचर भी रहता है। तो 5वां तो सही होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है, सही कौन सा करेक्ट आंसर, इसको भी ध्यान देना है कि हमसे वो क्या पूछा है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट होगा, इसको देख लेना है। तो 5वां तो होगा, 5 तो करेक्ट है, तो यानी कि 5 करेक्ट है तो एलिमिनेट कर देते हैं। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो 5 या तो इसमें है या तो इसमें है। मतलब हमने देख लिया कि सिर्फ एक ऑप्शन से हम आंसर सही होने की संभावना को 50-50 कर ले गए, या तो सी ऑप्शन सही होगा या तो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और जो पहला वाला है वो है कि 5 ऑप्शन है, तो जनरली यूपीएससी ऐसा कम होगा कि वो 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन सही दे, ऐसा कम संभावना होगी। वो 5 अगर दे रहा है तो उसमें से 3 ऑप्शन सही होने की ज़्यादा संभावना है। अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें से 2 की सही होने की संभावना और 2 की गलत होने की संभावना होती है, जनरली ऐसा देखा जाता है। लेकिन अगर 5 हैं तो 5 में से 3 की सही होने की संभावना देखी जाती है और 4 की सही होने की संभावना बहुत कम देखी जाती है, ठीक है। तो लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा हम हार्ड एंड फास्ट लेके नहीं चल सकते हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं, तो उस हिसाब से अगर लॉजिक लगाएं तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन है, तो इसको सही लेंगे। अब अगर आपको पढ़ के इसको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इसमें लगाना है, अगर अपना एप्लीकेशन नॉलेज एप्लीकेशन लगाना है तो उस बेसिस पे भी जा सकते हैं। क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, तो आप जानते हैं कि फॉरेक्स की जब भी बात आती है, जो दूसरा ऑप्शन हमने लिया है कि आरबीआई फॉरेक्स को मैनेज करता है। आपको याद भी होगा कि जब 1991 का 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जब लगभग 2 हफ्ते का ही हमारे पास फॉरेक्स बचा हुआ था इंपोर्ट करने के लिए, तो उस समय हमने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किया था। तो ये तो मालूम ही है कि 2 सही होगा। अब जैसे ही 2 सही है तो 2 को इसमें है नहीं, सी में है नहीं, और डी में है 2, तो 1, 2 और 5, और इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम, तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा इसको हम कह सकते हैं मॉडरेट में, लेकिन ये तो एकदम पूरी तरीक़ा से इजी, इसको हम इजी लेंगे। तीसरा है इन्फोर्समेंट एजेंसी, ठीक है। जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है और उनके काम कौन से हैं उसमें हमको देखना है। इस टाइप के सवाल में हमको क्या करना है, अगर 3 है तो हमेशा याद रखिएगा कि यूपीएससी 90-95% चांसेस ऐसे होते हैं कि वो तीनों के तीनों सही नहीं देंगे, तीनों के तीनों गलत नहीं देंगे, ठीक है। वहाँ पे अपना लॉजिक लगाना होगा। तो वो तीनों के तीनों गलत भी नहीं देंगे और तीनों के तीनों वो सही भी नहीं देंगे। तो फिर हम यहाँ पे आ गए कौन सा, 2 ऑप्शन पे आ गए, मतलब 50-50 का गेम यहाँ पे है, ठीक है। जो हमारे पास 4 ऑप्शन थे अब घट के 2 ऑप्शन आ गए, या तो ओनली 1 या तो ओनली 2। अक्सर आप अगर PYQ लगाओगे, आप अगर PYQ लगाओगे तो उसमें आप पाओगे कि अगर 3 ये वाले हैं, 3 स्टेटमेंट हैं, तो उसमें से 2 ओनली 2 का सही होने का संभावना, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपका एलिमिनेशन कर लो, लॉजिकल गेस कर लो, टेक्निक, उस बेसिस पे हैं। तो उसमें 2 के सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, 1 की सही होने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं, और हालांकि 1 भी देखा जाता है और कभी कभी तीनों सही होते हैं, लेकिन वो आगे चल के बताऊँगा। तो इसमें सिर्फ अब 2, ओनली 1 और ओनली 2, नहीं भी कुछ जानते हैं तो गेसिंग करना हो तो हम ओनली 2 के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे रुक के थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैचिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मैचिंग क्वेश्चंस एलिमिनेट द मोस्ट ऑब्वियस रॉन्ग पेयर, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इज फाइनेंस मिनिस्ट्री,
ठीक है ना, अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिवेन्यू, नॉट होम मिनिस्ट्री। तो ये तो कॉमन चीज़ होगा कि जब भी अगर पैसे की बात कहीं भी होती है तो आप ऐसा देखते होंगे कि वो ईडी का वहाँ पे छापा लगता है, ठीक है। यहाँ पे इन्फोर्समेंट, डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट यहाँ पे दे रखा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। अब यहाँ पे दे रखा है जो भगोड़ा जो हो जाते हैं, जो पैसे लेके और फिर वो नहीं वो पेमेंट करते हैं और अपने देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहाँ से इसमें आ गया, इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो रिवेन्यू की बात है, पैसे की बात है, तो यहाँ पे आना चाहिए कौन सा, जो मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो आना चाहिए। तो इसलिए ये तो हमें एकदम लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है। इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच, तो ये तो मैच नहीं है। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा हम देख लेते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, सब कुछ सही लग, कस्टम है, रिवेन्यू की बात है, लग रहा है कि एकदम कॉमन तीनों चीज़ मैच कर रहा है। इसका रिवेन्यू इंटेलिजेंस, कस्टम एक्ट भी लग रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे ध्यान को थोड़ा सा रोके। अब उसके बाद जो हमारे पास तीसरा है, डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, DGSDN, हमें नहीं इस चीज़ के बारे में मालूम है, नहीं मालूम है। उसके बावजूद अगर हमें रिस्क लेना हो तो हम 2 ऑप्शन पे लेंगे और इननेट ओनली 2 को हम यहाँ पे सही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये मॉडरेट में है, हार्ड तो नहीं कहेंगे लेकिन ईजी भी नहीं है, मॉडरेट में इसको डाल सकते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो है बेसल कमेटी, ठीक है। बैंकिंग में आप जानते हैं कि बहुत बार आपने पढ़ा होगा बेसल कमेटी और उसके रिकमेंडेशन के बारे में, उसके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट। अब जैसे ही इसमें तो कुछ ध्यान नहीं देना, यहाँ पे जैसे ही हमने देख लिया ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे आपको ऑल देख के नज़र आ जाना चाहिए कि ऑल, नन, 100%, कॉन्स्टिट्यूशनली, ये इन सारे वर्ड्स को अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा सतर्क कर लेंगे। हालांकि पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसा सही भी देखने को मिलता है, लेकिन इकोनॉमी वगैरह में तो ऐसा, हिस्ट्री वगैरह में ऐसा बहुत कम ही होता है कि ऑल अगर इस टाइप के अगर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि एक्सट्रीम है, ठीक है, तो उसमें संभावना होने की, तो इसको हम इनकरेक्ट कर देंगे। दूसरा कि इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग BRS मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। अब ये एक कॉमन टर्म है, इसको ध्यान देखना है कि ये एक कॉमन टर्म है, इसमें कोई एक ऐसा ऑब्वियस वर्ड नहीं नज़र आ रहा है या फिर कुछ डाटा या फिर फैक्ट्स या फिर ये नहीं नज़र आ रहा है जो कि हमको लार्जली यहाँ पे नहीं कह रहा है। लार्जली मतलब ज़्यादा तौर पे, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीक़ा से फुल्ली 100% ऐसा नहीं कर, लार्जली कह रहा है। तो ये सब एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट है, बैलेंस्ड स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ बी पे जाएंगे, 2 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर। तो इसको तो इजी में दिया जा सकता है, ठीक है। हालांकि इजी टू मॉडरेट भी कर सकते हैं क्योंकि पूरी तरीक़ा से इजी नहीं था। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में है। अब ध्यान देना है, 2 स्टेटमेंट हैं। एक है ये पहला स्टेटमेंट क्या है, इन इंडिया इनकम टैक्स फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हम जानते हैं कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें बहुत एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब चीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। यहाँ पूछा है इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये तो कॉमन पढ़ने से भी आपको कुछ नहीं मालूम चल रहा है, फिर भी लग रहा है कि पोल्ट्री फार्मिंग, बड़े बड़े स्तर पे पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है, वूल रियरिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर इस तरीक़ा से सरकार देते चली जाए ना, इस तरीक़ा से अगर टैक्स एग्जेम्पशन सरकार देते चली जाए, तब तो मालूम चलेगा कि जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के और एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो सब तो आ जाएंगे। हालांकि हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है, मतलब इसका ये नहीं निकाल सकते हैं कि यहाँ पे लग रहा है कि एलाइड एक्टिविटी लाइक पोल्ट्री पूरी तरीक़ा से दे दिया है और उनको भी पूरी तरीक़ा से बता रहा है कि एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो अगर इन रूरल एरिया तो इस तरह के हार्श स्टेटमेंट को हम जनरली रॉन्ग मान के चलेंगे। दूसरा क्या है, अनडिवाइडेड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट एज पर द टैक्स एक्ट। अब एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताता हूँ क्या है कि आप इसको पढ़ो, अनडिवाइडेड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट एज पर द इनकम टैक्स। ये कोई
ये टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट लग रहा है, ये कोई बुकिस, ठीक है, ये कोई बुकिस स्टेटमेंट है, मतलब कहीं से उठा के डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे कर दिया गया। यूपीएससी जनरली करता है कि अगर वो कहीं से कॉपी किया, ठीक है, और कहीं पे आके वो पेस्ट कर रहा है, तो वो जनरली ट्रू होते हैं, ठीक है। आपको पढ़ के ही लग जाएगा कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है हमें जिस पे ध्यान देना होगा। अनडिवाइडेड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट एज पर द इनकम टैक्स। यहाँ पे देख इसमें दिया हुआ भी है, क्या है, तो एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर नॉट सेम एज एग्रीकल्चर, ठीक है, वो एग्रीकल्चर की तरह एलाइड एक्टिविटीज सेम नहीं है, दे आर टैक्सेबल, ठीक है, वो बिजनेस कर रही हैं। इतना पोल्ट्री फार्म इतना जो है सो देश में हो रहा है, कितना मिलियन टन में एग उत्पादन होता है, ऊल का वो हो रहा है, रियरिंग हो रहा है। नेवर एज्यूम एग्जाम्पशन फॉर एलाइड एक्टिविटी, सबके लिए नहीं करना है। तो ये कॉमन लग रहा है, ठीक है, कहीं से उठा के कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ, और ये तो पूरी तरीका से है, तो इसको हम रॉन्ग मान के चलेंगे, इसको राइट मान के चलेंगे। इसको राइट मानेंगे तो उस हिसाब से अगर देखें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है इज करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट कौन सा होगा, बी ओनली। देख रहे हो ना इस टाइप के, तो ये बनाने पे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये उस समय इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी था, ठीक है ना, इंटरनेशनल न्यूज़ में था, तो यूपीएससी ने पूछा है। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। दूसरा है इंडिया इज ए रिच रिसोर्स कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। तीसरा क्या दे रहा है, जो द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द MMDR एक्ट 1950 empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals, which of the statements are true। अब इसमें देखना है, क्या देखना है कि इस टाइप में एक चीज़ फिर यहाँ पे ले लेंगे कि तीनों का तीनों सही होने की संभावना बहुत कम होती है, तो तीनों का तीनों ये तो एक हटा देंगे, तो आ गया 33 1/3 अब सही होने की संभावना हो गई। अब देखो, अगर बोल रहा है यहाँ पे ये उस समय न्यूज़ में होगा, और ऐसा कम चांस देखा जाता है कि इंडिया अगर ज्वाइन नहीं करे और यूपीएससी जो है सो उसको, मतलब यूपीएससी थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाता है कि हाँ भारत सरकार ने इसको पॉजिटिव वे में लिया है, इसको ज्वाइन किया है, या फिर पार्लियामेंट में रेटिफिकेशन हुए, क्योंकि सिर्फ ज्वाइन करना तो वो नहीं, अगर कोई चीज़ एग्रीमेंट हो रहा है तो उसके बाद रेटिफिकेशन होता है, जो कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल जिसे कहा जाता है ना, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही कोई चीज़ होती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में यूएसए और इंडिया के बीच में जो एक ट्रेड नेगोशिएशंस हुए हैं, तो उसका फाइनल उसका एग्रीमेंट होगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, वो पार्लियामेंट में आएगा, और उसके बाद पार्लियामेंट से फिर वो रेटिफिकेशन होगा, तब जाके वो फुली तरीका से माना जाएगा कि हाँ अब ये लागू हो चुके हैं। तो इसमें अब टिप्स में देख आके आप यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से एक ये हो गया, तो ये लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रहा है इंडिया है ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनर, पहला को पढ़ो और अब तीसरा को पढ़ो। द पार्लियामेंट इन इंडिया, पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड, तो आपको याद होगा कि 2023 में MMDR अमेंडमेंट एक्ट आया भी है, एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें लग रहा है कि वो एक वे बता रहा है, एक प्रोसेस बता रहा है कि वो अमेंड किया और उसमें एम्पावर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एक्सक्लूसिवली क्यों दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है सो ये राइट है ना माइनिंग के बारे में, ऑप्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लग भी रहा है। अब इसमें देख, द स्टेटमेंट क्लेमिंग इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल क्रिटिकल मिनरल्स आर ट्रैप। कौन सा? दूसरा वाला कि इंडिया इज ए रिसोर्स रिच इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। अगर ऐसा होता तो आज भारत काफ़ी ज़्यादा हद तक अपने आप पे सेल्फ रिलायंट हो जाता, उसे चाइना पे 80 से 85% जो है सो उसका रिलायंस अभी जो चाइना पे है वो नहीं रहता, अगर क्रिटिकल मिनरल्स हो, सेमीकंडक्टर हो, AI हो, इन सारी चीज़ों में हो। तो क्यों अगर अलग अलग जो है सो एक ICET करके है, ठीक है ना, वो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल USA के साथ हुआ है, या फिर अभी पैक्स सिलिका की बात करें तो उसमें जो है सो भारत को इन्वाइट किया गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं भारत पूरी तरीक़ा से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है इन सारी चीज़ों में। तो 2 को ऐसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे, तो 2 को एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, और 2 को ये एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इससे ही पढ़ने से डायरेक्ट बन जाता, ये नहीं होगा, और 2 ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा? C, 1 and 3 ओनली। ये इस बेसिस पे ये भी सवाल हो गए। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या है? बॉन्ड्स
में रिटर्न एंड रिस्क के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट में जितना जान लो कि अगर रिस्क ज़्यादा होगा रिटर्न ज़्यादा होगा, रिस्क कम होगा रिटर्न कम होगा, जो ठीक है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट है ना, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। किसी भी चीज़ में सिंपल बिजनेस का फंडा लगाओ यहाँ पे कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट यानी कि रिटर्न ज़्यादा होगा, और रिस्क अगर कम है तो प्रॉफिट भी वाइस वर्सा ठीक है कम होगा। अब इसको स्टेटमेंट 1 पर, एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। दूसरा पर क्या है, तो बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। ठीक है, तीसरा क्या है, तो तीसरा पढ़ लो कि फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे मैं कोई नॉलेज बेस पे पहले ही मैं बता दिया था, फिर यहाँ पे बता रहा हूँ कि नॉलेज बेस पे इसको नहीं, इसको अप्रोच लगाएंगे कुछ ऐसा जिससे अगर नहीं भी जान रहे हैं तो हम इसके नज़दीक तक इसका हम जा सके। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहता है कि इक्विटी आप समझते हो, इसको थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं क्या होता है क्या नहीं। हम समझते हैं कि बॉन्ड जनरली इक्विटी मतलब क्या, आप उसमें शेयर ले रहे हो, ठीक है, आप उसमें हिस्सा ले रहे हो, ओनरशिप ले रहे हो, तो आपको इक्विटी मिल रही है। उसमें अगर कंपनी अच्छा करेगी प्रॉफिट ज़्यादा करेगी आपको प्रॉफिट होगा, उसमें आप कंपनी अगर कम प्रॉफिट कर रही है आपको कम प्रॉफिट होगा, लॉस में जा रही है आपको लॉस होगा। लेकिन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड सिंपली लेंडिंग होता है कि आपको फिक्स्ड आपका ये मिलेगा, इंटरेस्ट रेट पे आपको वो मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क रहता है। तो बॉन्ड होल्डर्स इसमें ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसमें रिस्क क्यों है, क्योंकि अच्छा करेगी तो अच्छा मिलेगा, कम हो, लेकिन इसमें तो पहले ही से वो रहता है कि आपको इतना % जो है सो बॉन्ड में मिल रहा है, तो इसीलिए आपका बॉन्ड जो है वो उसमें रिस्क कम होता है, तो उसका आमदनी भी कम होगा, सिंपल सी बात है। रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन जनरली बॉन्ड होल्डर कंसीडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर, ठीक है ना, स्टॉक होल्डर्स, ठीक है, स्टॉक में उसको उसमें ज़्यादा रिस्क होता है तो उसमें आमदनी भी ज़्यादा आता है। तो इसमें सही है, तो सही है, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स दे रहा है, वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर ऑनर, इक्विटी उसको मिल रहा है, उसमें हिस्सा मिल रहा है उसको, ठीक है, तो ये तो सही होगा। कौन सा, ये आपका बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वाइल। अब इसमें देख लो पहला क्या था, एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम इनकम जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। अब आगे तीसरा पर हो, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी। अब इसमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, फिर यहाँ पे नॉलेज एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ देखेंगे फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज, वाई प्रायोरिटाइज बॉन्ड होल्डर्स, वाई ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी, इट इज़ बिकॉज उसका एक फिक्स्ड बता दिया गया है कि उसका फिक्स्ड इतना जो है सो वो उस पर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है, तो ये सही ये सही। अब फिर मैं पहले ही बताया था कि जनरली तीनों सही नहीं होते हैं, तो तीनों सही नहीं होते हैं मतलब दो तो सही लग रहे हैं, ऑब्वियस लग रहे हैं, ये दूसरा तीसरा पढ़ने से लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये सहायता मतलब एक्सप्लेन करने में सहायता कर रहे हैं। तो बोथ 2 and 3 क्या आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि बॉन्ड में रिस्क कम, बॉन्ड में ठीक है ना, बॉन्ड में क्या हो जाएगा, रिस्क कम, इंटरेस्ट कम, पहले प्रायोरिटी मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें लिख के दे दिया गया था कि आपको इतना जो है सब फिक्स्ड पे आपको मिलेगा, लेकिन जो शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर्स हैं उनको ऐसा कुछ नहीं कहा गया, स्टॉक होल्डर्स को उसको अच्छा करेगी, अच्छा परफॉर्मेंस बेसिस पे, कंपनी के परफॉर्मेंस पे बेसिस पे, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया 8, इक्विटी ट्रेडिंग एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। अब इक्विटी वही है, रिटेल इन्वेस्टर्स इस पे आ जाते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस exhibiting a great boom। दूसरा है इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट ईयर्स, ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा का देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न, सिंपल सी बात है कि यहीं पे देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड कुछ नहीं हम देखते, हमको मालूम है नहीं मालूम है इसके बारे में कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ जानते हैं नो रेगुलेटरी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नो दे रहा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स इसको एलिमिनेट करेंगे। अब 3 को स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट ये तीनों गलत, सिर्फ और सिर्फ 1 and 2। अब इसको हमको पढ़ना भी नहीं है इन सम किसी भी टाइम में। अब इसको थोड़ा सा दूसरे अप्रोच से लगा के देखो, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा अप्रोच क्या, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली, ये नहीं कह रहा है कि पूरी तरीका से इन रिसेंट पास्ट ईयर्स, तो क्या ही है, ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग
एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये नहीं कह रहा है कि फिक्स टाइम पे कुछ पॉइंट पे ओवरटेक हो सकता है। जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन ट्रेड ग्लोबली, दस एग्जिस्ट। भारत के पास तो संभावना है ही, भारत इतना अच्छा भी कर रहा है ग्लोबली। अगर देखा जाए तो 3% के आसपास जो है सो 2.5-3% वर्ल्ड ग्रो कर रहा होगा। यूरोपियन में तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि 0 से 1% के बीच में कर रहे हैं, लेकिन भारत का देखा जाए तो वो 6 से 7% के बीच में उसका ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इसको एक दोनों, वो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 एक ऑब्वियस स्टेटमेंट है, कॉमन स्टेटमेंट है। वहीं जो ऑप्शन 3 है वो कह रहा है हार्श स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नो रेगुलेटरी बॉडी एडेड टू वार्न द स्मॉल मिल, ठीक है। तो इसको गलत लेके चलेंगे तो ऐसे हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सिर्फ इस किस बेसिस पे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आप अपने कॉमन नॉलेज को, ठीक है, कॉमन सेंस को अप्लाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन को अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन को अप्लाई कर सकते हो, लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो, एजुकेटेड गेस ले सकते हो, ठीक है। इस बेसिस पे अगर आपके पास नहीं भी मालूम है फिर भी आप एक सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेशन, ठीक है, घाटा के बारे में कहा गया है। अब देख लेते हैं। तो इसमें इसको छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट वाला में क्योंकि हर क्वेश्चन बनाने के नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं कि हमको इस एकदम पूरी तरीक़ा से इसको नहीं मालूम है। हालांकि आपको प्राइमरी डेफिसिट मालूम है, अगर आप मालूम है आपको कि अगर प्राइमरी डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट घटा दो, जो कि ये एक फार्मूला भी है और अक्सर पीसीएस एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। क्या पूछे गए हैं? या फिर आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते होगे तो हर एक साल इकोनॉमिक सर्वे में हर एक साल ये चीज़ आता भी है कि अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट है तो उसको फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं तो आपका वो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना है? फिजिकल डेफिसिट 50,000 है, उसमें वो इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 1500। तो आंसर तो आ सकता है 48,500। लेकिन एक वो है कि अगर नहीं भी मालूम है तो अगर कुछ नहीं मालूम था इसमें आपको तो आपको इसको क्या कर देना चाहिए था? लीव कर देना चाहिए था, ठीक है। अगर आप फार्मूला जान रहे हो आप 100%, अगर फार्मूला जान रहे हो तो ये 100% ईजी, इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन कुछ नहीं है। और अगर आप नहीं जान रहे हो तो यहाँ पे गेस करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कैपिटल रिसिप्ट क्लासिफिकेशन, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये अलग अलग होते हैं, उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हालांकि अगर नॉलेज है तब तो ठीक है, आराम से बन जाएगा। नहीं नॉलेज है फिर भी देखते हैं, ट्राई करके अपना कॉमन सेंस पे क्या बन पाता है कि नहीं। तो देखो, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स। दूसरा, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें हमको पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कि कौन सा हमारे पास करेक्ट है। इंटरेस्ट, तो तीसरा नंबर ऑप्शन आप देखो, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन भाई लायबिलिटी क्यों क्रिएट करेगा? अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कोई लोन आपने दिया उस पर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब वो आप लायबिलिटी हुआ। लायबिलिटी हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको एसेट वर्सेस लायबिलिटी का कंसेप्ट नहीं मालूम है, उस बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि कोई भी लोन अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो लायबिलिटी क्यों हो रहा है? वो तो नहीं हो रहा है। रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी, ये इंटरेस्ट अगर देना होता तब तो लायबिलिटी होता है। इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो लायबिलिटी कैसा हो रहा है? वो तो लायबिलिटी हो नहीं रहा है। इंटरेस्ट से आप क्या कर सकते हो? आप जो है सो इंटरेस्ट से आपका अकाउंट जो है सो बढ़ेगा तो आप पेमेंट कर सकते हो, सैलरी दे सकते हो, या फिर अदर बोरोइंग्स है तो उसके जो इंटरेस्ट है उस पर आप कर सकते हो। तो लायबिलिटी तो होगा नहीं। तो 3 तो देखने से ही गलत लग रहा है, ठीक है। 3 गलत लग रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा? 1, ठीक है। अब जो कुछ एलिमिनेशन रूल्स हैं वो यहाँ पे देख लो। एक्सट्रीम वर्ड्स हमने जैसे बताया है, ओनली, ऑलवेज, ठीक है, कम्प्लीटली, इंटायरली, नेवर, ये सब एक्सट्रीम है। तो जो भी एक मान के चलो एक ये छोर है और एक ये छोर है, तो हमें इस छोर को नेग्लेक्ट करना है, इस छोर को हमें बैलेंस, जो बुद्ध का मध्यम मार्ग है उसको लेके चलना है, या फिर गोल्डन जो मीन वो है ना, जिनका एरिस्टोटल शायद का है गोल्डन रूल, उसको लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है स्पेसिफिक नंबर विदाउट कंटेक्स्ट। अगर
कुछ नंबर दे दिया, इतना दे दिया, 50% जो है सो कंट्रीब्यूट करता है या फिर 30% कंट्रीब्यूट करता है, वर्ल्ड जीडीपी इतना है, ठीक है। तो वो सब टाइप का अगर दे रहा है तो वो हो रहा है कि यार 1997 में ऐसा हुआ, 1995 में भारत ऐसा हुआ। तो अब यहाँ अब तीसरा देखो, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट डायरेक्ट लेंडिंग अगर कह रहा है कि आरबीआई को क्या मतलब है प्राइवेट कंपनी के लेंडिंग से, फिर कमर्शियल बैंक किस लिए है? अगर आरबीआई डायरेक्ट लेंडिंग करती है तो कमर्शियल बैंक का तो कोई काम नहीं बचा ना। कमर्शियल बैंक तो उसी के लिए बने ही हैं कि वो पैसा देंगे। आपने सुना भी होगा विजय माल्या के केस सुना, नीरव मोदी का केस सुना, पीएनबी के थ्रू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जो कि भागोरा अधिनियम भी है। तो किससे मिल रहा है प्राइवेट कंपनी को लोन? तो मिल रहा है ना, एसबीआई से लोन मिल रहा है, पीएनबी से लोन मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल रहा है, इलाहाबाद बैंक से मिल रहा है, एग्रीकल्चर वर्सेज एलाइड, वहाँ पे एलाइड एक कॉमन पूरा ब्रॉड टर्म लेके चल गया था कि एलाइड एक्टिविटीज़ में ये और ये जो है पूरी तरीका से एग्जाम्प्टेड है टैक्स से। तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान देना पड़ेगा। एलाइड एक्टिविटीज पोल्ट्री, डेयरी, बी कीपिंग, ये सब आर नॉट एग्रीकल्चर, दे आर जनरली टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो इसको अब फाइनेंस क्वेश्चन गेस फार्मूला अंडर व्हेन सर्टेन एलिमिनेट एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बोले कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटा देना है, प्रेफर मिडिल कॉम्बिनेशन लाइक 1 and 2, अवॉइड ऑल द एबव, ऑल द एबव को भी इसको अवॉइड करके ही चलो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस पे हमने देखा कि 10 क्वेश्चन को हमने देख लिया किस तरीक़ा से हम अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पे नॉलेज बहुत कम अप्लाई किया है, अपने कॉमन सेंस को, अपने लॉजिकल वे, गेस, एजुकेटेड गेस, अंधाधुंध नहीं जो मन हुआ ABCD लगा दिए, ठीक है। तो सबसे पहला लेकिन क्या आता है, ध्यान रखना हमेशा, सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है। दूसरा नंबर पे अगर आ जा रहा है तब आएगा फिर हमारे पास कॉमन एप्लीकेशन क्वेश्चन का। अगर कॉमन एप्लीकेशन से भी नहीं हो रहा है तब तीसरा हम लगाएंगे लॉजिक या फिर गेस वर्क, ठीक है। फिर आगे इसी तरीक़ा से दूसरा कोई सेक्शन से पॉलिटी से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें फिर बताएंगे कि उसे हम किस तरीक़ा से अप्रोच कर सकते हैं, इवन अगर हमें उसके बारे में अच्छे से ना मालूम हो फिर भी, ठीक है।